हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैं ढेरों वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए अपने दोस्तों में। आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर के एक नया ही टॉपिक प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है समास। समास बहुत ही प्यारा टॉपिक है और समझने में बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ से तकरीबन कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 नंबर तक हिंदी ग्रामर में कवर होते हैं। तो ये नंबर तो आपके कहीं भी नहीं गए हैं, मान के चलिए। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए और समाज को बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ जाएंगे। तो जब भी मैं कोई नया टॉपिक लेकर के आती हूँ तो सबसे पहले उस टॉपिक का जो नाम होता है, वो जो शब्द होती है, वो जो नाम होता है, उसको मैं खोल के रखने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि जैसे ही आपको नाम का अर्थ समझ में आएगा, टॉपिक का जो है वहीं से कंसेप्ट समझना भी आरंभ हो जाता है। और मेरा मेन फोकस यही रहता है कि जो टॉपिक है वो कंसेप्ट तौर पर आपको क्लियर हो जाए। उसका कंसेप्ट क्या है, उसका बेस क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है, ये चीज़ें आपको जब क्लियर हो जाएंगी तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आए, किसी भी तरह का प्रश्न आए, तो आप उसे बड़ी ही आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं समास क्या है। समास जो शब्द है संयोग से बना है। सम उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है समीप या पास। आस का अर्थ है बैठना। अब समास के दौरान क्या किया जाता है, 2 शब्द होते हैं या 2 से अधिक शब्द होते हैं, उनको पास पास लिखा जाता है। अब जब हम उसको पास पास लिखेंगे तो उनका रूप कैसा हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। तो इस तरह से समास का शाब्दिक अर्थ क्या मिल गया, संक्षिप्त। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या समास का विलोम क्या होता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। परिभाषा की बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का मेल होता है तो उसे समास कहते हैं। अर्थात शब्दों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति, योजक या अवयव को हटाकर उसे पास पास लिख दिया जाता है। सबसे पहले तो हमने जाना कि 2 या अधिक सार्थक शब्द, किस प्रकार के शब्द, सार्थक शब्द। कोई भी ऐसे ही शब्द नहीं ले लेना है, वो शब्द सार्थक होने चाहिए, उनका अर्थ होना चाहिए, उनका कोई भाव होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे शब्द को लेंगे हम और समास के दौरान उनका मेल कराया जाएगा। मेल किस प्रकार से कराया जाएगा, तो उनके मध्य जो अन्य शब्द हैं या इर्द गिर्द जो अन्य शब्द हैं उनको हटा दिया जाएगा, और जो मूल शब्द हैं उनको पास पास ला कर लिख दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया का नाम है समास। उदाहरण से इस बात को समझते हैं। नाक और कान, इसका जब हमने समास किया तो बन गया नाक कान। 3 है भुजाएं जिसकी, जब हमने इसका समास किया तो ये बन गया त्रिभुज। 3 और भुजाएं, ये जो मूल शब्द है इसको हमने पास पास लिखा, बन गया त्रिभुज। अन्य जो शब्द हैं उसको हटा दिया हमने। जानते हैं कि समस्त पद क्या होता है या सामसिक पद क्या होता है। बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा। समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द प्राप्त होता है उसे ही समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं। अब समास की प्रक्रिया क्या होती है, इसे मैंने स्पष्ट किया है कि 2 या अधिक शब्दों को शब्द नहीं, सार्थक शब्द, माफ़ कीजिए, वो शब्द सार्थक होने चाहिए, उनका मेल कराया जाता है, यानी कि उनका संयोग कराया जाता है, उनको पास पास लिखा जाता है, और इसी प्रक्रिया का नाम है समास। और उस समास से जो नया शब्द बनता है उसका क्या नाम है, उसे हम कहते हैं समस्त पद या सामसिक पद। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग करके उसका अर्थ किया जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं। अब जो हमें समस्त पद मिला हुआ है उसको विग्रह करके, यानी कि उसको अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विग्रह कहेंगे। उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम उसे अलग अलग करके लिख देते हैं। जैसे गंगा पार एक शब्द दिया हुआ है तो इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमने लिख दिया गंगा के पार। राजभवन, राजा का भवन, इसी को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक शब्द दे देगा एग्जामिनर और कहेगा इसका समास विग्रह कीजिए। 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें से आपको एक चुनना होगा। तो यहाँ से खूब सारे प्रश्न बनते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। यदि समस्त पद को विग्रह करते समय मूल शब्द अपना अर्थ दे रहा हो तो उसी मूल शब्द को विग्रह करते समय लिखा जाएगा, कोई दूसरा शब्द नहीं लिखा जाएगा, चाहे वो समान अर्थ ही क्यों ना देता हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार जो विकल्प दिए होते हैं ना, बहुत सिमिलर, एक समान दिए होते हैं, तो स्टूडेंट क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। या कई स्टूडेंट होते हैं खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे वाह 2 विकल्प सही है, कोई भी चुनो, नंबर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो एग्जामिनर है ना,
जो प्रश्न पत्र सेट कर रहा है बॉस लोगों, वो है बहुत पुराना खिलाड़ी। उससे गलती होने की संभावना तो बहुत कम है, लगा लीजिए न के बराबर है। तो ऐसे में खुश नहीं होना चाहिए कि दो विकल्प सही है। दो विकल्प सही नहीं होते हैं, एक ही विकल्प सही होता है और वही सही विकल्प आपको नंबर दिलाएगा। तो अब जब दो समान विकल्प हैं, लग रहा है कि दोनों ही सही है, तो उसमें से चुने कैसे? तो उसके लिए यहाँ पर यह जानकारी दी हुई है कि जो मूल शब्द है वो अपने अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है, तो हम उसी को चुनाव करेंगे। मूल शब्द से क्या अभिप्राय है? जो शब्द दिया हुआ है उसमें जो शब्द मौजूद है वही मूल शब्द है। तो यहाँ पर जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है विवाह के उपरांत, और एक ये भी हो सकता है विवाह के बाद। अर्थ देखेंगे तो दोनों के ही समान हैं, तो चुनाव किसका करें? चुनाव हम मूल शब्द वाला करेंगे, विवाह के उपरांत। यह सही विकल्प है और ये गलत विकल्प है। तो इस तरह के जब भी कोई शब्द आए जो बहुत सिमिलर हो, तो आप बिल्कुल उस विकल्प को चुनेंगे जिसमें मूल शब्द मौजूद है, यानी कि जो प्रश्न पत्र में शब्द दिया हुआ है वही शब्द अगर वे समास वगैरह में मौजूद है तो आप उस शब्द को चुन लेंगे, ना कि दूसरे शब्द को चुनेंगे। उत्तर गलत हो जाएगा भाई, ध्यान देना है इस बात को। कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, संधि और समास में क्या अंतर है? संधि और समास में बिल्कुल अंतर है। क्या होता है कि मोटा मोटा जब हम देखते हैं, तो दो शब्द का योग दिखाई देता है। संधि में भी जोड़ का निशान लगा होता है, योग का निशान लगा होता है दो शब्दों के बीच में संधि में। और समास में भी हम बात कर रहे हैं कि दो शब्दों का मेल होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि संधि में वर्णों का मेल होता है और उस मेल से विकार या बदलाव होता है। यह बात पूरी तरह से निश्चित है, अपरिहार्य है, आवश्यक है संधि के संदर्भ में। लेकिन समास के लिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब दो वर्णों के योग से बदलाव या विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। संधि से जुड़े हुए सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। अगर आपका कहीं कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। जबकि समास में दो शब्दों को पास पास लिखा जाता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसमें कोई बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए हैं समास के भेद के ऊपर। यहाँ से बहुत 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 ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 4। कौन कौन से? प्रथम पद प्रधान समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा पद प्रधान समास, इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि तत्पुरुष समास के कितने समासों का जन्म हुआ है? तो 2 कर्मधारय और द्विगु समास। उभय पद प्रधान समास, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। उभय पद अप्रधान समास, बहुव्रीहि समास। उभय पद प्रधान समास, यहाँ पर प्रधान है और यहाँ पर अप्रधान है, अ लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। देखिए फिर से एक बार देखिए, इसमें प्रथम पद, इसमें द्वितीय पद, इसमें दोनों पद और इसमें कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है। किस प्रकार से? जब हम अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे ना, तो इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। अव्ययी बहुव्रीहि समास जब ये आता है ना, ये बहुत ही रोचक लगता है बच्चों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी तो हम भेद के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 6। अगर आपसे पूछता है, देखिए अंतर क्या है दोनों बातों में, इस बात को समझ लीजिए। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का भेद जब पूछे तो उत्तर होगा 4। लेकिन कुछ ना पूछे, बस इतना ही पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, पदों की प्रधानता छोड़ दे, हटा दे, केवल इतना पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर होगा 6। कौन कौन से? तो यहाँ पर जो ये 6 समास लिखे हुए हैं ना, यही समास हिंदी में पढ़े जाते हैं। और जो तत्पुरुष समास से जिनका जन्म हुआ है, कर्मधारय और द्विगु, ये स्वतंत्र रूप से पढ़े जाते हैं। तत्पुरुष समास के भेद के रूप में नहीं पढ़े जाते हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से पढ़े जाते हैं। तो हिंदी में समास के 6 भेद कौन कौन से हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया और बहुव्रीहि समास हो गया। आ जाते हैं हम इसके पहले भेद के ऊपर, अव्ययी भाव समास। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ दिए हुए हैं, यथाशीघ्र, यथासंभव, यथाशक्ति, अकारण, बेफायदा, बेकायदा, इस तरह के और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो यथाशीघ्र है, यथासंभव और यथाशक्ति है, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यथाशीघ्र का जितना शीघ्र हो,
यथासंभव का जितना संभव हो, यथाशक्ति का जितनी शक्ति हो यह भी लिख सकती हो, और शक्ति के अनुसार यह भी लिखा जा सकता है। इन तीनों में एक कॉमन है, यथा यथा यथा। यथा क्या है? अवयव। वापस से देखो, समास का जो नाम है अव्ययी भाव समास, इसमें भी अवयव छुपा हुआ है। और जो दूसरे उदाहरण है अकारण बेफायदा, इसमें अ और बे क्या है? उपसर्ग है। इनका जब हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है बिना कारण के, बेफायदा का, बिना फायदा के। इस प्रकार से जब हमने इन उदाहरणों का अध्ययन किया तो इनकी कुछ विशेषताएं, इनकी खूबियाँ हमने देखी, और इसी के आधार पर हम इसकी परिभाषा को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। जिस समास का प्रथम पद अवयव या उपसर्ग हो और दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। प्रधान, यहाँ पर प्रधान है, ध्यान दीजिएगा। प्रधान पद अवयव या उपसर्ग हो, दूसरा पद संज्ञा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। सामान्यतः इसमें प्रथम पद ही प्रधान होता है। सामान्यतः प्रथम पद प्रधान होता है। अच्छा, प्रथम पद द्वितीय पद क्या होता है? यहाँ पर जो ये उदाहरण है यथा शीघ्र, इसमें यथा जो है ये प्रथम पद है और शीघ्र द्वितीय पद है। यथा प्रथम पद, संभव द्वितीय पद, यथा प्रथम पद, शक्ति द्वितीय पद। ऐसे ही आगे भी और जो है प्रथम पद है, कारण द्वितीय पद है। अच्छा, जो द्वितीय पद होता है उसके कुछ और नाम भी होते हैं। द्वितीय पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास के संदर्भ में और बातें जानते हैं। यानी पहले नंबर पर ही अवयव या उपसर्ग देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पर बात लिखी हुई है, सामान्यतः इसमें प्रथम पद ही प्रधान होता है। तो प्रथम पद, प्रधान पद हमने जाना कि प्रधान पद कौन से होते हैं। प्रधान पद अवयव या उपसर्ग होगा, ठीक है, और दूसरा पद संज्ञा होगा। पहले ही नंबर पर अवयव या उपसर्ग देखने को मिल जाएगा। अब विशेष तथ्य के रूप में कुछ अन्य बातें भी यहाँ जुड़ी हुई हैं अव्ययी भाव समास के रूप में, उसे जान लेते हैं। सामान्यतः जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें प्रधान पद जो होता है वो अवयव या उपसर्ग होता है, और वह प्रधान पद पहले नंबर पर ही देखने को मिल जाता है। जैसा कि यथाशक्ति, यथासंभव, अकारण, बेफायदा, इन शब्दों में हमें देखने को मिला। यथा, बे और य, ये जो अवयव और उपसर्ग थे वो पहले ही नंबर पर हमें देखने को मिल गए। लेकिन कई ऐसे शब्द आते हैं जिसमें अवयव जो है वो प्रथम नंबर पर ना होकर के द्वितीय पद के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर शब्द है विवाहोपरांत और दूसरा शब्द है मृत्युपरांत। इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमें प्राप्त होता है विवाह के उपरांत, मृत्यु के उपरांत। पहला पद हम देखें तो संज्ञा है, दूसरा पद देखें तो अवयव है। तो अवयव जो है वो प्रथम पद पर ना आकर के द्वितीय पद पे आ चुका है। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया अव्ययी पद पूर्व अव्ययी भाव समास, जिसके उदाहरण हमने पहले पढ़े, यथासंभव, यथाशक्ति, अकारण, बेफायदा। और नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, जिसके उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, विवाहोपरांत, मृत्युपरांत। प्रधान पद क्या होता है? प्रधान पद वह पद होता है जो अपरिवर्तनीय होता है, यानी जिसे बदला नहीं जा सकता है, और वह प्रधान पद प्रथम नंबर पर भी हो सकता है, द्वितीय नंबर पर भी हो सकता है। इससे जुड़ा हुआ अन्य विशेष तथ्य है, जब संज्ञा की आवृत्ति होती है, आवृत्ति यानी कि दोहरान होता है, दोहरान यानी कि एक से अधिक बार जब कोई ये आता है तो उसको हम आवृत्ति कहते हैं। और अवयव की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसके कुछ उदाहरण है, कानो कान। जब हम इसका विग्रह करते हैं, कान ही कान में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, द्वार द्वार, प्रत्येक द्वार, धीरे धीरे, धीरे के बाद भी धीरे। जब संज्ञा या अवयव पद का दोहरान हो तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ तक हमने जाना कि समास क्या है, और समास के जो प्रथम भेद है अव्ययी भाव समास उसको जाना। अव्ययी भाव समास के कौन कौन से भेद होते हैं उसे जान लिया हमने। अब बढ़ते हैं हम दूसरे समास की ओर। दूसरा समास है कर्मधारय समास। इसका उदाहरण है काली मिर्च, भला मानस। देखिए, ये जो उदाहरण दिया हुआ है काली मिर्च और भला मानस, इसका जो प्रथम पद है काली और भला, ये क्या है? ये विशेषण है। और मिर्च और मानस ये क्या है? संज्ञा है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमें प्राप्त होता है काली है जो मिर्च, दूसरे का भला है जो मानस। अब काली जो शब्द है ये विशेषता ही तो बता रहा है मिर्च की, भला विशेषता बता रहा है मानस की। तो इसे
इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। अगर इस उदाहरणों को हम गौर से देखते हैं, इसकी खूबियों को देखते हैं, समझते हैं, तो हम खुद भी इसकी परिभाषा बना सकते हैं। कैसे? वह समास जिसका प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद संज्ञा होता है उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। अब यहाँ पर विशेषण और संज्ञा को विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय भी कहा जा सकता है। देखते हैं इसकी परिभाषा को। जिस समास में विशेषण व संज्ञा या विशेषण व विशेष्य या उपमान व उपमेय का योग होता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा बन गई। अच्छा, यहाँ जो अब परीक्षा का नया पैटर्न, क्योंकि पहले वाले पैटर्न के अंतर्गत ही अब प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, नए पैटर्न के अंतर्गत परिभाषाओं से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंसेप्ट इसीलिए बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक तो प्रश्न बिल्कुल यहाँ से ही आया हुआ था कि उपमान व उपमेय का योग किस समास में होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कर्मधारय समास में होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण तो आपको पुस्तकों में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़े हुए विशेष तथ्य को देखते हैं। सपूत, कपूत, सुपुत्र, कुपुत्र। अब पीछे जो हमने पहला भेद पढ़ा था समास का, अव्ययी भाव समास, उसमें मैंने उपसर्ग की खूब चर्चा की कि प्रथम पद उपसर्ग होता है, प्रधान पद उपसर्ग होता है, इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमें उपसर्ग देखने को मिल रहा है। स, क, सु, कु। स उपसर्ग का होता है अर्थ होता है अच्छा, क का होता है बुरा, सु का भी होता है अच्छा, कु का भी होता है बुरा। तो यहाँ पर भी उपसर्ग है, तो क्या हम इसे भी अव्ययी भाव समास की कैटेगरी में रख दें? नहीं। अगर हम अव्ययी भाव समास के रूप में इसे पहचानते या लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स, क, सु, कु जो है ये यहाँ पर विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं, विशेषता बताने के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। तो ऐसा उपसर्ग जो विशेषण की तरह प्रयोग में लाया जा रहा हो तो उसके योग से बनने वाला समस्त पद कर्मधारय समास ही कहलाएगा, ना कि अव्ययी भाव समास। स्पष्ट है? इससे जुड़ा हुआ दूसरा विशेष तथ्य देखते हैं, विशेषणों की आवृत्ति। अव्ययी भाव समास में संज्ञा की आवृत्ति हो रही थी, अवयव की आवृत्ति हो रही थी, और यहाँ पर विशेषणों की आवृत्ति हो रही है। लाल लाल, काला काला, सफ़ेद जग, हरा कच्छ। तो ये किसके ये अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे अव्ययी, माफ़ कीजिए, ये आएंगे कर्मधारय समास के अंतर्गत। यदि विशेषण पदों की आवृत्ति या दोहराव होता है तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने समझा कि समास क्या है, समास का अर्थ क्या होता है, समास का विलोम क्या है, समास की परिभाषा क्या है, ये हमने जानी, समास के भेदों के ऊपर चर्चा की। और अब हम जो उनके भेद हैं एक एक करके हम उनकी चर्चा आरंभ कर चुके हैं, जिसमें से दो जो भेद हैं अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास, उसकी चर्चा हमने इस वीडियो में पूरी कर ली है। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होंगी, जिसमें जो बचे हुए समास के भेद हैं उनकी हम चर्चा कर लेंगे, और उस वीडियो के साथ ही हमारा समास का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।